हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम बिहार क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो देखिए, यह जो अवतल दर्पण यहाँ पे दिया गया है, इसकी जगह पे आप लोग से अवतल दर्पण की जगह पे या उत्तल दर्पण में पूछा जा सकता है। तो आज के वाले वीडियो में हम अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कभी समय गंवाए। तो आपको बतला दें, ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वह 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग का 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है अवतल दर्पण में हम लोग को सिद्ध करना है F बराबर R/2। F बराबर R/2 मतलब जो आपका फोकस दूरी होता है यह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यह हम लोग को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को अवतल दर्पण बनाना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण का शेप होता है, जिसमें बाहर से हम लोग परत चढ़ाते हैं। किस चीज़ का परत चढ़ाते हैं बाहर से? तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है बाहर से इसको दर्पण बनाने के लिए। ठीक, तो यह है अवतल दर्पण। इसका हम लोग नाम दे देते हैं M और N, इसका हमने दे दिया नाम। तो आपको मालूम होना चाहिए, यदि आप पढ़े होंगे तो कोई भी दर्पण के बीच से एक मुख्य अक्ष जाता है, एक मेन लाइन जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का यह जो बिंदु होता है यह ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद यह जो आप लोग का बिंदु हो जाएगा यह अनंत हो जाएगा, इधर आप लोग का बढ़ते जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक, उसके बाद जो दर्पण यह है गोलीय दर्पण जो है, इसको आधा कर देंगे तो हम लोग अवतल दर्पण बनेगा। तो इसी का जो वक्रता त्रिज्या होता है वही कहलाता है C, जो इसके एकदम सेंटर में होता है, यानी एकदम बीच में होता है C। ठीक, C हो जाएगा। और उसके बाद P और C के बीच में होता है आप लोग का फोकस दूरी, जिसे हम लोग F से सूचित करते हैं। ठीक, अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे हमने C बतलाया, P बतलाया, F बतलाया, तो हम लोग को सिद्ध करना है R के बारे में। तो R है कहाँ यहाँ पे? तो देखिए, यह जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, इन दोनों का बीच का दूरी ही आप लोग का R कहलाता है, यानी कि यह वाला जो दूरी हो जाएगा आप लोग का, यही कहलाता है R। और बात करें हम लोग फोकस की, F की, तो F आप लोग का होता है यह वाला चीज़। ठीक है, तो यही आप लोग को सिद्ध करना क्या है कि यह जो R है, यह जो इतना भाग है, यह आधा है इसका। ठीक है, मतलब हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो P और C है उसका आधा भाग है P और F, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके पहले तो सबसे पहले आपने जो अभी फिगर बनाया उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जो हमने बनाया कि MN एक दर्पण है जिसके बीच से मुख्य अक्ष जा रहा है। उसके बाद इसका वक्रता त्रिज्या C है, इसमें फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक, तो यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। उसको लिखने से पहले आप लोग सबसे पहले यह चीज़ देखना होगा कि हम लोग को ये जो सिद्ध करना है उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो आप लोग को एक मालूम होगा कॉन्सेप्ट कि कोई भी दर्पण होता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, उसमें कोई भी किरण आता है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण पड़ता है दर्पण पे, तो वह फोकस से होकर गुजरता होगा। फोकस यानी इससे होकर गुजरता है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे यह। ठीक, यह वाला आपका आपतित किरण है, यह है परावर्तित किरण। आपतित किरण हम लोग नाम दे देते इसका आपतित किरण, यह है। और यह जो आप लोग का हो जाएगा यह हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, यहाँ पे हम लोग फिर से समझा देते हैं आप लोग को। MN एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है भाई? तो अवतल दर्पण है, जिसमें हम आपतित किरण का नाम दे देते हैं A और B, जिसमें A और B आपतित किरण है, यानी कि दर्पण पे कोई किरण आ रहा है जो कि B से टकराकर, यानी दर्पण से टकराकर फोकस दूरी से होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, इतना बात जान लिया आप लोग। अब आप लोग को हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, आपने यह परावर्तन का नियम कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा, जिसमें कोई समतल सतह यह वाला हो जाता है समतल सतह, यह आपका हो जाता है आपतित किरण, यह हो जाता है परावर्तित किरण। ठीक, आप परावर्तन के नियम में आपने यह पढ़ा होगा, लेकिन आपने इसके बीच में एक अभिलंब के बारे में भी पढ़ा होगा कि बीच में एक अभिलंब डलाता है
और यह जो कोण हो जाता है यह हो जाता है आपका आपतन कोण, और यह हो जाता है आपका परावर्तन कोण, और आपतन कोण परावर्तन कोण से हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने आपतित किरण तो बना दिया, परावर्तित किरण भी बना दिया, लेकिन हम लोग अभिलंब यहाँ पे नहीं बना है, तो हम लोग अभिलंब बना देंगे। इस सी से होते हुए एक अभिलंब बना देंगे। सी से बी के ये जो रेखा गया है यही हो जाएगा आप लोग का अभिलंब। अब अभिलंब डला गया, तो हमने जैसा कि बतलाया आप लोग को कि अभिलंब डलाने के बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है यह आपतन कोण हो जाता है, और यह परावर्तन कोण हो जाता है। तो आपतन कोण को हम लोग सूचित करते हैं कोण आई से, और परावर्तन कोण को हम लोग सूचित करते हैं कोण आर से, और आई हमेशा बराबर होता है आर का। परावर्तन के नियम में आपने ये सब पढ़ लिया है। ठीक, हम पहले बतला दे रहे हैं, आप जब बेसिक इसका नहीं पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यह सब बेसिक चीज़ है कि परावर्तन के नियम से यह पता चलता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यह सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा आपतन कोण यानी कि कोण आई, और यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा परावर्तन कोण यानी कोण आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। ठीक, हम लोग का फिगर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप लोग को थोड़ा सा हम लोग मैथ में लेके चलते हैं। मैथ में लेके जाने से पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमने यहाँ पे किया है। तो हम वीडियो पॉज करके लिख ले हैं ताकि समय आप लोग का भी बचे। ठीक है, देखिए हमने लिख लिया जो जो काम हमने किया है। हमने लिखा है कि माना m और n अवतल दर्पण है। m और n अवतल दर्पण हमने माना था। ए बी आपतित किरण है, ए और बी जो है यह आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब जो दर्पण पे किरण पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरता है, यानी जो ए बी है यह एफ से होकर के गुजर रहा है। जो भी चीज़ हमने किया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि ए बी और सी अभिलंब है, आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, आप मन करे तो लिखेंगे या मन नहीं कर रहे तो नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद हमने लिख दिया माना। अब हमने को लिखना है कि हमने को क्या सिद्ध करना है, तो हम लोग लिखेंगे जिसमें हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है भाई, तो हम लोग को सिद्ध करना है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एकदम सेम होगा, क्योंकि देखिए हम लिखेंगे f बराबर r/2, तो ये जो दो भागा में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी हो जाएगा r बराबर 2f। तो दोनों का मतलब सेम है, आप लोग को इससे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ठीक, अब हम लोग को आना है मेन मुद्दा पे। यहाँ पे तो हमको देखे थे कि अभिलंब हमने डाला था b और c, तो उससे हम लोग का यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा भाई, तो आप परावर्तन के नियम से। तो हम लोग लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होगा, तो परावर्तन के नियम से हमारा कोण ये, इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ेगा आप लोग का ए बी सी। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर है किस कोण के बराबर है, तो किस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। इसका क्या नाम है CBF। आप लोग को हम बतला देते हैं, जिस कोण की बात की जाती है, मेन जो कोण की बात की जाती है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोण बी का बात कर रहे हैं, कोण बी का बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को बी बीच में रखना है, ABC। उसी प्रकार से हमने लिखा है ABC। अब हम लोग को बात करना है फिर से बी का, तो इसमें भी हम लोग को बी बीच ही में रखना होगा। जैसे हम आपको समझा देते हैं, देखिए यहाँ पे कोई कोण है, इसका हम लोग को इस कोण के बारे में दर्शाना है कहीं पे, तो हम नाम दे देते हैं ABC, तीनों कोण का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को दर्शाना है इस बी के बारे में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ABC, या फिर हम लोग लिख सकते हैं CBA। कैसे भी हम लिखें, लेकिन यह जो बीच में बी ही आना चाहिए जिस कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ABC बराबर हो जाएगा आप लोग का CBF, बराबर हो जाएगा कोण CBF। अब क्यों बराबर हुआ तो हमने बतला दिया, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर होता है कोण R। तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, चूँकि कोण I बराबर है कोण R के। ठीक है,
अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग मैथ में ले जाते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे एकांतर अंतःकोण के बारे में, जिसमें इस तरह का कोई रेखा होता था, ठीक, उसमें एक ठे यह कोण जाता है, ये एक ठे उसमें रेखा गुजरता था। तो आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, हम लोग ऐसे दो रेखा के बीच में एक रेखा जाता था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें यह जो रेखा, यह जो कोण होता था, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता था। एकांतर नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपने 9th क्लास में एकांतर अंतःकोण के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें दो कोई सरल रेखा जाता है। यहाँ पे AB एक सरल रेखा है और CP एक सरल रेखा है, उसके बीच में कोई रेखा जाता है। तो यहाँ पे जो BC है उसके बीच में एक रेखा जा रहा है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोण, यहाँ का जो कोण होगा वह इस वाले कोण के बराबर होगा। अब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एकांतर अंतःकोण से होता है। यदि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उस स्थिति में यह जो कोण C है इसका भी मान हो जाएगा I का मतलब कि आपतन कोण। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। आपको क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा एकांतर अंतःकोण के बारे में। एकांतर अंतःकोण मतलब कोई भी दो रेखाओं के अंतर में कोण जो होता है एक साइड का वह बराबर होता है। यानी यह जो कोण I है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। अब हम लोग को उसी को लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवं, हम एवं लिखेंगे। एवं क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे हम लोग कोण यह वाला, यानी ABC लिखेंगे। कोण ABC बराबर है किसके? तो कोण BCF। अब फिर पूछिएगा आप लोग क्यों हम लोग C बीच में ले रहे हैं? तो क्योंकि हम लोग को C के बारे में बतलाना है। तो हम लिखेंगे कोण BCF बराबर है कोण BCF। अब इसका रीजन क्या है? तो आप लोग लिख सकते हैं, चूँकि ये इन लोग हैं एकांतर अंतःकोण, इन लोग एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये लोग आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतना हो गया। इतना चीज़ आप लोग का हो गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। हम आपको यहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना है। कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, आप तुरंत वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी वीडियो देखिएगा तो यही आपका लॉजिक है, इसी तरह से सिद्ध होता है। यहाँ पे आप लोग को क्या है, ये जो B और F है, B और F, इस P और F के ज़्यादा निकट हो, यानी पास में हो, तब BF बराबर होगा PF के। नहीं समझ में आया? आपको एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं। देखिए, ये दो पेन है हम लोग का, ठीक है। यह पेन को हम लोग इस तरह से कोन बना करके रख दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं BF जो है इस तरह का रेखा है BF, इसको इस रेड पेन को हम लोग मान लेते हैं BF, ठीक है। उसके बाद PF जो सूता हुआ रेखा है, इस स्काई पेन को हम लोग मान लेते हैं PF। अब यहाँ पे इसी को हम लोग को लगाना है कि BF जब PF के अधिक पास होगा तो क्या होगा। तो यानी जो BF है यानी रेड पेन है, इसको हम लोग PF के यानी ब्लू पेन के अधिक पास लाएंगे, एकदम सटाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को पता चलेगा कि यह जो BF है यह PF के बराबर होगा, यानी यह जो रेखा है इसके बराबर होगा। इसका लॉजिक हमने दे दिया, इतना बढ़िया से आपको कोई नहीं समझाएगा। बस यही आपको यहाँ पे सोचना है। इस पूरे सिद्ध करने में बस यही एक इमेजिनेशन आप लोग को करना रहता है। क्या करना रहता है भाई, एक बार फिर समझा देते हैं कि ये जो BF है इस PF के अधिक पास होगा, यानी एकदम सटा हुआ होगा, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिखना होगा हम लोग को कि यदि BF PF के अधिक निकट हो तो, यदि BF PF के अधिक निकट हो तो क्या होगा भाई? तो होगा यही कि BF बराबर हो जाएगा PF के, BF बराबर हो जाएगा PF के। अब देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लिए तो समीकरण 1 कहाँ है? तो समीकरण 1 ये वाला है हम लोग का समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसे मान लेते हैं। अब समीकरण क्यों माने हम लोग, चलिए आपको एक रीजन देते हैं। देखिए, आपने त्रिभुजों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कई तरह के त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी में से एक त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? तो समद्विबाहु त्रिभुज होता यह है नॉर्मल त्रिभुज जिसमें दो ठे कोण बराबर हो और उनका संगत भुजा बराबर हो,
ठीक है, यानी कोण से सटा हुआ जो भुजा हो वो आपस में बराबर हो और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो। अब देखिए त्रिभुज का मतलब केवल इस एंगल से त्रिभुज नहीं होता है। त्रिभुज आप देखिएगा तो इस तरह का भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज इस तरह का भी होता है। मतलब त्रिभुज का कोई एक ही नहीं होता है फिक्स डिजाइन की इसी तरह का त्रिभुज होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझना है। आप देखिएगा यहाँ पे BFC एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं आप लोग के सामने। आप देख सकते हैं BFC एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है ना। इसमें हम देखेंगे तो कोण इसमें कोण C और कोण B आपस में बराबर है। हमने यहाँ पे सिद्ध भी किया है कि कोण C बराबर है आपस में कोण B के। यहाँ पे हमने लिखा भी है कोण B बराबर है कोण C के, ठीक। और उसके बाद इनकी संगत भुजा I का संगत भुजा FC हो जाएगा, CF हो जाएगा, और R का संगत भुजा होगा BF। तो हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि BF बराबर है PF के। तो नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज होगा उसका दो कोण आपस में बराबर होगा तो वह दो भुजा आपस में बराबर होगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यह त्रिभुज जो हो जाएगा त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी दो भुजा FC BF आपस में बराबर है। तो हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, तो त्रिभुज का क्या नाम है हम लोग का, त्रिभुज का नाम है BCF, त्रिभुज BCF हमारा नाम है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब आप सोचिएगा कि समीकरण 1 ही से हमारा काम बन जा रहा था, हम समीकरण 2 क्यों लिए? तो इसका काम हमें आगे चाहिए, अभी आप लोग बस इतना समझिए। तो देखिए समीकरण 1 से हमारा क्या था कि कोण B बराबर था कोण ABC बराबर था कोण BCBF, यानी कि इसका दो कोण बराबर था, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसका दो ठे भुजा आपस में बराबर होता है। तो इसमें BF बराबर हो जाएगा हम लोग का CF के। तो यह चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए BF बराबर हो गया CF के। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ओके, अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा समीकरण 2 हम लोग क्यों लिए थे। इसका LHS देखेंगे तो यह भी BF है और इसका LHS देखेंगे तो यह भी BF है। तो यदि कोई भी दो समीकरणों का LHS बराबर होता है तो उनका RHS भी बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा भाई, तो PF बराबर हो जाएगा CF के, PF बराबर हो जाएगा CF के, ठीक। अब इसमें तो हमारा आंसर तो निकल के नहीं आ रहा है, तो आंसर निकालने के लिए हम लोग को कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे PF बराबर CF हमारा अभी निकल के आया है। तो PF का तो कोई मान है नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन CF में हम लोग CF में भी कुछ नहीं है, लेकिन CF में और PF में हम लोग जोड़ेंगे तो यह पूरा PC का निर्माण करेगा। अब फिर से हम लोग को एक अलग से टॉपिक लेना होगा, बिना टॉपिक लिए आप लोग का काम नहीं चलेगा। तो देखिए हम लिखेंगे चूँकि क्या है भाई, तो देखिए ये जो पूरा PC है, ये PC जो पूरा है PC बराबर होगा FC प्लस PF के। नहीं समझे? देखिए यह एक रेखा है, ठीक, इसमें दो ठे बीच में बिंदु है, तो यह इसका नाम हमारा क्या है, PC और F। तो हम जब FC प्लस करेंगे PF के तब जाके हमारा बनेगा PC, पूरा बनेगा। मतलब यह आधा और यह आधा मिलके हमारा पूरा का निर्माण कर रहा है। तो हम लिखेंगे PC बराबर FC प्लस PF। क्या लिखेंगे? PC बराबर CF प्लस PF, ठीक है। अब यहाँ पे हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि PF बराबर है CF के, तो हम लोग को जो मान निकालना है उसी को यहाँ पे रखेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या निकालना है कि R बराबर 2F निकालना है। तो F का मान क्या है? F का मान है PF। तो हम लोग PF को छोड़ देंगे, बाकी को हटा देंगे। तो देखिए PC को उसी तरह से छोड़ देते हैं। CF का मान हम लोग बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं,
पी एफ प्लस पी एफ। क्यों लिख सकते हैं भाई? तो क्योंकि पी एफ बराबर है सी एफ के, तो लिख देंगे चूँकि पी एफ बराबर है सी एफ के। ठीक, अब पी सी बराबर हो जाएगा 2pf। अब हम लोग का आंसर लगभग निकल के आ गया है। पी सी बराबर आ गया 2pf। पी सी का मान क्या है भाई? यहाँ देखेंगे पी सी का मान है आर और पी एफ का मान है एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर बराबर 2f। यह तो आंसर एक ठे निकल के आ गया। अब यह कर देंगे हम लोग, ये जो इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी f बराबर r/2। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमको लगता है कि आपको कहीं कहीं नहीं समझ में आया होगा, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना आप लोग को, पहले एक दर्पण बना लेना है। उसमें कौन सा दर्पण बनाना है? तो अवतल दर्पण बनाना है। उसमें से एक आपतित किरण को गुजारना है AB और उसका अभिलंब डाल देना है BC। ठीक, उसके बाद हम लिख देंगे कि हमें सिद्ध करना है f बराबर r/2 या r बराबर 2 है। ठीक, अब परावर्तन के नियम से यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे कि यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं। क्यों हुए हैं? तो परावर्तन के नियम से। उसके बाद फिर मैथ का एक टॉपिक है आप लोग क्लास 9 का, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण से यह वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे लिख देना होगा कि कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको एक इमेजिनेशन करना है, मानना है कि जो BF रेखा है इस PF के अधिक निकट हो, यानी एकदम पास हो, तब BF बराबर हो जाएगा PF के। तो हम लोग को इस चीज़ को लिख करके एक समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 में आप लोग को दिया गया है कि कोण ABC बराबर है कोण CBF। तो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है, यानी BF बराबर हो जाएगा CF के। ठीक, और समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग देखेंगे तो BF बराबर है, तो PF और CF भी आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग त्रिभुज इस फिगर में देख PC का निर्माण इस FC और PF को जोड़ने से हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे PC बराबर CF प्लस PF। अब PF बराबर CF है इसलिए PF 2 बार हम लिख देंगे और PF का मान लिखेंगे तो R बराबर 2F आ जाएगा, F बराबर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। हम बताते हैं अगर यदि आप इस तरह से अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करिएगा तो आपको 100 में से मतलब 6 नंबर का है तो 6 में से 6 नंबर मिलेगा। अब इतना गारंटी के साथ हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारा खुद साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क आया है, तो इसलिए आप हमारे पे विश्वास जता सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं डाउट है तो आप ज़रूर कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।